हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए पेट प्रैक्टिस सेट 2 में प्रश्न नंबर 1, भारतीय इतिहास का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन 1 शिल्पकारी, व्यापार, खेती, पशुपालन। तो हमारा आंसर हो जाएगा पशुपालन। प्रारंभ में ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था, लेकिन पशुपालन का अधिक महत्व था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पशुपालन। प्रश्न नंबर 2, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकार बना? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो हमारा आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु उसका उत्तराधिकारी बना। प्रश्न नंबर 3, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? ऑप्शन 1 शाहजी, संभाजी, पेशवा, नानाजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजी भोसले। ऑप्शन नंबर 1, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी शाहजी थे। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन 1 लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के बाद 1858 में अधिनियम आया, जिससे गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास में युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चंपक रमन पिल्ले। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंपक रमन पिल्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय दल बर्लिन में 1914 में स्थापना चंपक रमन पिल्ले ने किया था। इनके सहयोगी थे लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इनके सहयोगी थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन 1 लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेवेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से लेकर 1916 तक वायसराय थे भारत के लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न नंबर 8, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह आर्थ्रोलॉजिस्ट था, मतलब पक्षी वैज्ञानिक। ये बात सही है। ऑप्शन 2 वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये भी बात सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की। ये बात गलत है। उसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 9, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी की और पुस्तक थी हरिजन बंधु, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में फांसी दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजगुरु। भूगोल से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तापमान को थोड़ा बढ़ाती हैं, तापमान को घटाती हैं, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती। तो हमारा आंसर हो जाएगा धूल भरी आंधियाँ तापमान को घटाती हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 तापमान को घटाती है, हमारा आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा
इक्वेटर के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश, रेखांश, समताप रेखाएं, समताप रेखाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के समांतर रेखा को अक्षांश कहते हैं। जो विषुवत रेखा होता है वो 0 डिग्री अक्षांश है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षांश। 13, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, छोटा नागपुर। तो गारो और खासी जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। प्रश्न नंबर 14, रायसीना हिल कहाँ है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली। श्रीनगर में पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है, वह जगह जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले निर्मित किए। कन्याकुमारी में शैल रूप जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। रायसीना हिल नई दिल्ली में है। ये अरावली पर्वत का भाग है। अरावली पहाड़ी यहीं रायसीना हिल से ही शुरू होती है और इसी पे हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। प्रश्न नंबर 15, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? ऑप्शन 1 बहामास, बसरा, डिगबोई, टेक्सास। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेक्सास। टेक्सास उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है जो गालवेस्टेन की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में ही हुआ था, इसलिए सबसे पुराना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेक्सास। भारतीय अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य पर, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य पर, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य पर। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर बल देती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 17, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? ऑप्शन 1 मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन 2 चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन 4 ढांचागत बेरोजगारी। तो हमारा आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सितंबर 2014, अगस्त 2015, जनवरी 2015 या जनवरी 2016। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनवरी 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। हरित क्रांति के समय के तो ऑप्शन नंबर 1 चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। तो हमारा आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। प्रश्न नंबर 20, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? ऑप्शन 1 नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व, क्षणिक रिजर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नकदी रिजर्व। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान को आपके आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ऑप्शन 1 भारत सरकार के अधिनियम 1935, जर्मनी के वेइमर संविधान, संयुक्त राज्य का संविधान, कनाडा का संविधान। तो इसमें क्या बोला है? भारतीय संविधान के आपातकालीन के उपबंध के बारे में पूछा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी के वेइमर संविधान से है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से,
ऑप्शन नंबर 3, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं सुविधाओं संबंधी प्रावधानों से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 125 का दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो ऑप्शन 1 30, 25, 39 का ए, 33 का बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 का ए। मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है 39 का ए। प्रश्न नंबर 25, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ऑप्शन 1 7 दिनों बाद, ऑप्शन 2 15 दिनों बाद, ऑप्शन 3 21 दिनों बाद, ऑप्शन 4 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 7 दिनों के बाद। सामान्य विज्ञान से प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? ऑप्शन 1 पर्णहरित क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 4 एंथोसाइनिन हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन 1 वसा अम्ल, 2 ग्लूकोज, 3 अमीनो अम्ल, चौथा यह शर्करा या माल्टोस। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो 27 का तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, आयन बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, अधिक ध्रुवीय बनने के लिए। तो सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। नंबर 29, अपने चेहरे को उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर खड़ा रहना होगा? तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से सॉल्व करेंगे। अब इसमें यफ का मान निकालने की वक्रता तेज यफ बराबर होता है r/2। यफ बराबर r/2, r वक्रता त्रिज्या बराबर 120 बटे 2 कर लेंगे, मतलब r यफ का वैल्यू आ जाएगी हमारा 60। अब यम 4 गुना बोला है, 4 गुना देख लें, यम बराबर हो जाएगा 4 और यम बराबर होता है -v/u आवर्धन। यम है आवर्धन, तो -v/u यहाँ से हम निकाल लेंगे v की वैल्यू, तो आ जाएगा -4u। v बराबर आ जाएगा -4u। अब v की वैल्यू पता है, यफ का वैल्यू पता है, u की वैल्यू निकालेंगे तो u का मान हमारा आ जाएगा 45। इस सूत्र में रख लेंगे यफ और v की वैल्यू, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारा आएगा 45 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रश्न नंबर 30, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल को अपने उच्चतम बिंदु पर, त्वरण क्या है? ऑप्शन 1 0, g नीचे, 2g ऊपर, 2g नीचे। तो हमारा आंसर हो जाएगा g नीचे की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा g नीचे की तरफ। जब एकदम उच्च बिंदु पर होगा, अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, तो त्वरण नीचे होगा। प्रारंभिक अंकगणित का प्रश्न देखते हैं, हम इसको बता देते हैं सिंपल से, आप लोग लगाइएगा। साधारण ब्याज की दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी क्या है? तो स्वयं का तिगुना हो जाएगा। मान लीजिए मूलधन P है, मान लीजिए मूलधन P है, तो 25 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा 3P, स्वयं का 3 गुना। P से 3P हो जाएगा, तो ब्याज कितना हुआ, तो 3P से में से P घटा देंगे, 3P - P
ये हमको ब्याज मिला है इतना, 2p हमारा ब्याज हो जाएगा। अब फार्मूले से कर लेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर p मूलधन इंटू r इंटू t, PRT/100। मूलधन रेट दर हो गया, समय हो गया बटे 100, साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। तो यही फार्मूला लगा देंगे, इसी से हमारा आ जाएगा 2p बराबर हो जाएगा 2p बराबर, साधारण ब्याज हमको 2p मिला है, मूलधन p है, r हमको ज्ञात करना है, समय हमारा 25 वर्ष हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 25 से कन्नम 25 चौका 100, नीचे 4 आ जाएगा, एक p आपस में कट जाएगा, r बराबर इधर 4 से उधर गुणा करेंगे तो r बराबर हमारा हो जाएगा 8%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8%। अब एक खाद्यान्न विक्रेता गलत बाट का प्रयोग कर खरीदते समय एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 10% की बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत होगा। तो खरीदते और बेचते समय दोनों समय 10% की बेईमानी कर रहा है, तो इसको हम आप फार्मूले से लगा लेंगे, x + y + xy/100। अब दोनों तरफ उसको लाभ हो रहा है तो 10 + 10 और गुणे 10 × 10 अपान 100। इसकी वैल्यू कट के 1 आ जाएगी और ये 10 10 20 हो जाएगा, तो 20 से 21% आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर 1। या इसको लगाने के लिए 10% की वैल्यू होती है हमारा 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, तो 10 से 1/10 हो जाता है 10% बराबर, तो 10 से वृद्धि कमा रहा है फ़ायदा, तो 10 से 11 हो जाएगा। दूसरे बेचते समय भी कमा रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा, तो 10 10 में 100, 11 11 में 121। इसका फ़ायदा कितना 21 का हुआ है, तो 21/100 गुणे 100, तो 100 कट गया, 21% हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, अंकों 4 5 7 6 एवं 3 से 3 अंकीय कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि प्रत्येक अंक केवल एक ही बार में प्रयोग आता है। एक अंक एक ही बार में प्रयोग आता है तो कितना हो जाएगा। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, अब विषम अंक बनाना है, विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं के लिए हमको इकाई का अंक जो है विषम रखना पड़ेगा। तो इकाई के स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, ये मान लीजिए इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो इकाई के स्थान पे हमारे 3 अंक आ सकते हैं, विषम अंक आ सकते हैं, 1 आ सकता है और 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। इकाई के स्थान पे ये 3 संख्याएं आ सकती हैं। दहाई के स्थान पे 4 संख्याएं आ सकती हैं, कोई भी 4 संख्याएं। एक स्थान जब इकाई के स्थान पे हो जाएगा, बचेंगी हमारे पास कितने संख्याएं, 4, तो वो चारों स्थान दहाई पे आ सकते हैं। अब 2 संख्याओं का हमने इकाई और दहाई पे यूज कर लिया है, तो हम बचेगा सैकड़ा के स्थान पे। सैकड़ा के स्थान पे हम 3 संख्याएं यूज कर सकते हैं, 3 संख्याएं ही बचेंगी, 3 संख्याएं सैकड़े के स्थान पे यूज हो सकती हैं। 3 अंकीय बनाना है ना, तो 3 दहाई के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे हमको 3 अंक संख्याएँ बचेंगी, 3 संख्याएँ यूज कर सकते हैं। तो सैकड़े के स्थान पे 3 और दहाई के स्थान पे 4 और इकाई के स्थान पे 3, हम इनका गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर रहेगा 3 चौक 12, 3 36, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई के स्थान पे 3 संख्याओं का उपयोग हो सकता है जिससे ये संख्याएं विषम बनेंगी। 1 5 और 7 का जब इकाई के स्थान पे एक संख्या का उपयोग हो जाएगा तो हमारे पास बचेंगी 5 संख्याओं में से 4 संख्याएं। उन 4 संख्याओं में से किसी भी संख्या को दहाई पे हम यूज कर सकते हैं। तो दहाई के स्थान पे हम 4 संख्याओं का यूज कर सकते हैं। 2 संख्याओं दहाई और इकाई पे यूज होने के कारण हमारे पास बचेंगी 3 संख्याएं। 3 संख्याओं का यूज हम सैकड़े के स्थान पे करेंगे। इनका आपस में मल्टीपल करेंगे, 3 × 4 × 3, 3 चौक 12, 3 36, हमारा आंसर हो जाएगा 36। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब √156.25, तो इसका हो जाएगा 125 का स्क्वायर होता है 15,625, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1-2 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर निकलेगा, तो 1 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा इसका वैल्यू।
अब ये 4 अंकों पे दशमलव है तो बाहर निकलेगा जो संख्या है उस पर 2 अंकों के दशमलव होगा, तो 9 9 81 होता है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.09 हो जाएगा इसकी वैल्यू। 4 अंक अंदर है तो 2 अंक बाहर पे दशमलव होगा, 0.09 होगा। इसमें भी 4 अंक है तो बाहर भी 2 अंकों के दशमलव होगा। ये होता है 19 का स्क्वायर, तो हमारा बाहर हो जाएगा 2 अंकों पे 0.19 होगा। अब ये माइनस है, इन दोनों को जोड़ देना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.5 है और 0.09 है तो 12.59 हो जाएगा। इसमें से 19 घटा देंगे तो आ जाएगा 12.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12.4। 17 की पावर 413 गुणे 819 की पावर 547, 414 की पावर 624 गुणे 342 की पावर 812 का इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले घात में इकाई और दहाई 2 अंकों में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है, वही संख्याएँ रिपीट होती हैं। तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 की पावर 1, और इकाई अंक से ही मतलब है हमको, तो इकाई का ही अंक लेंगे सिर्फ। यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा रिमाइंडर 3, 44 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 9 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे 4 से 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए हम 4 की पावर 4 पूरा ले लेंगे। यहाँ पे 812 में जब भाग देंगे 12 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे भी। अब हमको सिर्फ इकाई का अंक ले लेना है, तो 7 की पावर 7 ही हो जाएगा। 9 से करेंगे 9 9 81, फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 का 9 इकाई का स्थान पे 9 ही आएगा। अब 4 की पावर 4, तो इसको करेंगे 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और इसमें करेंगे 2 दूना 4, 2 8, 2 16, इकाई का अंक 6। अब इनका आपस में इकाई का अंक ही गुणा करेंगे, 7 9 63, इकाई का अंक बचा 3, 3 चक 18, इकाई का अंक बचा 8, 8 छक 48, इकाई का अंक 8। हमारा आंसर हो जाएगा 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब सामान्य हिंदी का प्रश्न देखते हैं। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो, बादशाही, बादशाहिन, बेगम, बादशाहीन, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेगम। बादशाह का बेगम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। पर्यायवाची बताना है तो पिनाकी, लंबोदर, पियासु, पिनाक, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिव का पर्यायवाची पिनाकी। प्रश्न नंबर 38, निर्देश, निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इसका क्या होगा, विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक, तो इम्तिहान लेने वाला आंसर हो जाएगा हमारा परीक्षक बन के। 39, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। वाग प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव, वाक प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाग प्लस वैभव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना, बहरा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। सामान्य अंग्रेजी, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इनको फ्यूचर टेंस में बदलना है। ए फ्यू स्कॉलर्स लेफ्ट कराची फॉर अब्रॉड, ये फ्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 ए फ्यू स्कॉलर्स विल लेफ्ट कराची, will left Karachi for abroad. A few scholars shall leave Karachi for abroad. A few scholars will leave Karachi for abroad. A few scholars leave Karachi for abroad, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A few scholars will leave Karachi for abroad, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज इन द ब्लू। इन द ब्लूज का बताना है बिहेवियर लाइक ए फूल, बीइंग कलरफुल, मीनकोलिक एंड लो स्पिरिटेड, हैविंग मैनी ब्लू थिंग्स। तो जिसमें ब्लू रहता है वो तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, जैसे कि कलरफुल हो गया, ये भी नहीं होगा। मीनिंग मतलब हैविंग मैनी ब्लू थिंग्स चौथा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 43 से 45 तक। अब इसमें पैराग्राफ है, इसको पढ़कर 3 प्रश्नों के आंसर देना है। तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन तो हो जाते हैं। द ओल्ड मैन हिड द गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा इन ए सीक्रेट चैम्बर इन ए बैंक लॉकर अंडरग्राउंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें पैराग्राफ में है आंसर, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, अंडरग्राउंड हमारा आंसर हो जाएगा। द ओल्ड मैन वाज प्लीज्ड व्हेन ही, तो हमारा ऑप्शन एक यूज द गोल्ड, टच द गोल्ड, एडेड टू द गोल्ड, गेव अवे द गोल्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, टच द गोल्ड। 45 देखिए, द ओल्ड मैन विजिटेड द पैलेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन एवरी डे वंस ए वीक ऑलमोस्ट एवरी डे एज ऑफ्टन एज पॉसिबल। तो हमारा आंसर है इसमें ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, रीजनिंग के प्रश्न है। दोनों शब्दों पक्षी और पंख का एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, सही विकल्प का चयन करें जिसके दोनों शब्दों में वैसा ही समान संबंध हो। तो पक्षी पंख की सहायता से उड़ता है, तो व्हेल पानी में, उसका अंग ही नहीं है पहली बात। तो कुत्ता फेफड़ा, ये भी नहीं होगा। कार पहिया, कार के द्वारा पहिया चलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगला है पेन कागज, वो भी अलग अलग है। प्रश्न नंबर 47, YXWUTSQPOMLK, तो इसमें क्या करना है। इसमें y की वैल्यू होती है 25, 25 और उसके बाद u की वैल्यू होती है 21। तो इसमें क्या -4 किया है सब में, ऐसे ऐसे -4 पहला बार, तो यहाँ -4 करेंगे। यम की वैल्यू होती है 13 में से 4 करेंगे तो आएगा 9 की वैल्यू होती है आई, तो पहला लेटर हमारा हो जाएगा आई। अब ऐसे यल की वैल्यू होती है 12 से -4 करेंगे तो 8 की वैल्यू होती है यच, दूसरा लेटर हो जाएगा यच। अब के की वैल्यू होती है 11 से -4 करेंगे तो 7 की वैल्यू होती है जी। तो IHG हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं IHG किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 IHG। अब प्रश्न देखते हैं, कुछ अक्षरों के समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर के एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसके एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। अब UMERNB दिया है, तो ये हमारा सही अर्थपूर्ण शब्द क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। NUMBER नंबर हो जाएगा। तो यन की वैल्यू कितना है 5 है, यू की 1 है, यम का कितना है 2 है, बी का है 6 है, ई का 3 है, आर का 4 है। तो हमारा हो जाएगा 5.2634। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 5.2634। प्रश्न नंबर 49, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम दिया गया। तो हम सभी चिन्हों को रख के देखेंगे। 4+ पहला वाला रखेंगे, 4+6 करेंगे तो 10 हो जाएगा, भाग करेंगे 6 से और उसके बाद फिर बराबर, फिर माइनस। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, पहला वाला नहीं फॉलो करा, पहला गलत हो गया। दूसरा करके देखते हैं, तो 4 × 6 4 × 6 24 हो गया और उसके बाद -6 करेंगे तो 18 हो गया। अब 18 फिर प्लस 18 + 2 20 हो जाएगा, फिर = बराबर 20। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 20 = 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 50, 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना चाहिए। समझता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से यदि कोई हो निश्चित
रूप से दिए गए कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है? पहला, सभी कुत्ते पुस्तक हैं, तो इसको बना लेते हैं। सभी कुत्ते पुस्तक हैं, तो कुत्ता हो जाएगा डी, पुस्तक हैं बी, सभी कुत्ते पुस्तक हो गया। अब सभी पुस्तकें चित्र हैं, सभी पुस्तकें चित्र हैं मतलब फिगर। अब देखते हैं निष्कर्ष। सभी कुत्ते चित्र हैं, पहला सभी कुत्ते, डॉग ये है हमारा, चित्र हैं, तो एकदम सही बात है, पहला सही हो गया। दूसरा, सभी पुस्तकें कुत्ते हैं, तो सभी पुस्तकें कुत्ते हैं, ये गलत बात है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी चित्र कुत्ते हैं, सभी चित्र कुत्ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो ये सभी होगा नहीं। कुछ चित्र पुस्तक है, अब कुछ चित्र पुस्तक है तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ में जा रहे हैं, इसलिए ये भी सही होगा हमारा। तो पहला चौथा सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो केवल निष्कर्ष 1 और 4 लागू होता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सही। करंट अफेयर्स। किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। प्रश्न नंबर 52, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? रेणुकूट, महाराजगंज, लखनऊ, भदोही। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड, नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। प्रश्न नंबर 54, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल, सीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल बना है। प्रश्न नंबर 55, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात कितना था? 700.28 अरब डॉलर, 680.38 अरब डॉलर, 770.18 अरब डॉलर, 740.08 अरब डॉलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 770.18 अरब डॉलर। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 67वां, 71वां, 75वां, 77वां। तो हमारा आंसर हो जाएगा 77वां, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला पहले स्थान पर है। 57, प्रश्न नंबर 57, फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? श्रेया पूजा, थौना ओजम, एस्ट्रेला लुआंग, नंदिनी गुप्ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने फेमना मिस इंडिया 2023 जीता। प्रश्न नंबर 58, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, सैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है। प्रश्न नंबर 59, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रेणुबाला चानू, सकीना खातून, कविता देवी, संजीता चानू। तो हमारा आंसर हो जाएगा संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, संजीता चानू। प्रश्न नंबर 60, महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, समुद्री संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करना, पारंपरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पांडुलिपियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो महर्षि पहल का लक्ष्य है मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैश मंदिर भी कहा जाता है? महालक्ष्मी, वीरभद्र, महाकाल, मुरुगन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसे कहा जाता है वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जापानी नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। संघ की 6 भाषा है, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अरबी हैं, अंग्रेजी है, रूसी है, चीनी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जापानी नहीं है। तो हमारा आंसर जापानी हो जाएगा। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना डैश में स्थित है? जबलपुर, मांडू, उज्जैन, इंदौर। तो यह इंदौर के मध्य प्रदेश में स्थित है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952, 1942, 1947, 1995। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995, 1 जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, कोटा, कलपक्कम, तारापुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कलपक्कम में स्थित है। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम में। या मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 68, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 75, 101, 123, 168। तो अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति 123, अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 69, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भावना कंठ, सालजा धामी, मिंटी अग्रवाल, अपर्णा कुमार। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3 मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल। प्रश्न नंबर 70, 1968 में निम्नलिखित में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कैफी आजमी, बुद्धदेव बसु, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम। तो हमारा आंसर है हरिवंश राय बच्चन। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला। अब गद्दांश से 71 से 75 आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्र को खंडित करने में सहायक होती है, राष्ट्रीय एकता के द्योतक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय एकता के द्योतक है। राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है भाषाई विवादों को प्रश्रय देने से, विदेशी भाषाओं को अपनाने से, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वभाषाओं को ग्रहण करने से राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है। भाषा द्वारा भाव अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं चहचहाते पक्षी, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य। मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 75, हमें मातृभाषा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह धनोपार्जन में सहायक होती है, भाव अभिव्यक्त का सहज साधन है, शारीरिक मुद्राओं संकेतों का दर्पण है, ज्ञान क्षेत्र का संकुचन करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाव अभिव्यक्ति का सहज साधन है। 76 से 80 भी गद्यांश है, इसका भी मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 76, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा? वह केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वह केवल आदर्शवादी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? स्वतः सुखा ऊहापोह करना, एकांत में बैठकर सोचना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, गंभीर चिंतन करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, तटस्थ का निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। प्रश्न नंबर 78, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, कर्मवाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्मवाद से, गद्यांश का तात्पर्य कर्मवाद से है। प्रश्न नंबर 79, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व समझाया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पहला, कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। अब 80 से प्रश्न नंबर 80, इस गद्यांश के लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उसका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 81 से 100 तक ग्राफ के प्रश्न हैं, आप इसका मैंने आंसर डाल दिया है आखिरी में, आप लोग इसको लगाइएगा।
ये ग्राफ के प्रश्न हैं। इसका आंसर है ये, आप लोग इसको लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।